Okay. Hi, this is Dr. Adnan Feroz and I'm a consultant orthopedic surgeon at Feroz Hospital, अलीगढ़। आप लोगों ने कुछ टाइम पहले काफ़ी सुना होगा कि जीबी सिंड्रोम, गुइलेन बार सिंड्रोम का एक आउटब्रेक पुणे में हुआ था और विच इज़ अ वेरी डेविस्टेटिंग इलनेस। और इसमें बेसिकली पैरालिसिस जो हो जाती है, इट्स असेंडिंग पैरालिटिक डिसऑर्डर जिसमें जितने भी लिम्स हैं बॉडी के, जितनी मसल्स हैं बेसिकली स्पीकिंग, वो सब पैरालाइज हो जाती हैं। ये मैंने एक छोटा सा एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू एक हम लोगों ने जो मेरे ख़ुद के एक पेशेंट है जिनका नाम पामेश है, ही हिमसेल्फ इज़ अ पेशेंट ऑफ जीबी सिंड्रोम हु हैड वेंट थ्रू दिस एंटायर इलनेस। और मैं ये चाह रहा हूँ कि इस वीडियो के थ्रू जो भी पेशेंट्स जीबी सिंड्रोम के हैं और या जिनको भी ये प्रॉब्लम्स हो चुकी हैं, उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जीबी सिंड्रोम एक ऐसी बीमारी होती है जो जिसका इलाज मौजूद है। इट इज़ डेफिनेटली अ डेवस्टेटिंग डिसऑर्डर। आई नो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू रिकवर, लेकिन क्योंकि इसकी रिकवरी पॉसिबल है और इनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई थी हमारे पेशेंट पामेश को जब ये इनके थ्रू गुजरे थे, तो मैं एक अवेयरनेस वीडियो होगा ये उन पेशेंट्स के लिए कि किस तरह से इसको टैकल किया जा सकता है। पामेश इज़ वन ऑफ माई पेशेंट जिनको ये प्रॉब्लम हुई थी 2009 में। 2009 में इनको जीबी सिंड्रोम हुआ था और इनको किस तरीके से इनको ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई, क्या कॉजेज़ होते हैं जीबी सिंड्रोम के, क्या ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ होती हैं जीबी सिंड्रोम की, वो सब इस वीडियो के थ्रू आपको बताया जाएगा। ये मेरे पास दिल्ली में आए थे पिछले साल और जीबी सिंड्रोम से रिकवर हो गए हैं ये, लेकिन इनको फुट पैरालिसिस हो गई थी और फुट पैरालिसिस को हम लोगों ने इनकी सर्जरी करी है। क्योंकि मेरी नीश स्पेशलिटी पैरालिटिक डिसऑर्डर्स को सर्जिकली ट्रीट करने में है और क्योंकि जीबी सिंड्रोम भी पैरालिसिस से रिलेटेड है, तो हमने ये सोचा कि एक जीबी सिंड्रोम के लिए एक अवेयरनेस वीडियो पेशेंट्स के लिए हो, जिससे आप लोगों को काफ़ी एजुकेशन मिले और आपको काफ़ी हेल्प मिले। तो हाय पामेश, थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम टू मी। पामेश, आपको बेसिकली 2009 में जीबी सिंड्रोम जब हुआ था, विच इज़ शॉर्ट फॉर्म ऑफ गुइलेन बार सिंड्रोम, ये कैसे हुआ था? इनिशिएटिंग में आप बिल्कुल ठीक थे उस वक्त, और किस तरह से आपको मॉर्निंग में क्या हुआ था एग्जैक्टली आप बता सकते हैं मुझे क्या? Hi, sir. So thank you for asking. 2009 में समर वेकेशन के अराउंड मैं स्कूल से मतलब छुट्टी पे था घर पे। मैं साइकिलिंग उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा करता था, फिजिकली एक्टिव था। एंड उस टाइम पे जस्ट मेरे पैर में थोड़ा नमनेस फील होने लगी। सुन जैसे जिसे कहते हैं, पैर के लोअर लिम्स में, उंगलियों में एंड काफ मसल में, जिसको हम पिंडलिया कहते हैं, उसके अंदर टाइटनेस और सुन होने लग गया पैर। तो मेरे को लगा कि मैं थोड़ा साइकिल ज़्यादा चलाई है, थोड़ा एग्जॉस्ट हो गया हूँ, इस वजह से है। उसके बाद वो थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गया, जिसकी वजह से मेरा बैलेंस चलने का बिगड़ गया। ओके। मतलब मैं पकड़ के चल पा रहा था, मैं बिना पकड़े चल नहीं पा रहा था। हमने नियरेस्ट डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने मल्टीविटामिन एंड ORS वगैरह उन्होंने दिया आपने कि अगर पहले आप ठीक हो जाते। पामेश, जब आपको ये पैरालिसिस हुई थी तो नेचुरली किसी को पता नहीं होगा कि ये जीबी सिंड्रोम है ऑब्वियसली। तो आप जब पहले डॉक्टर के पास गए थे, डिड यू गो टू अ न्यूरोलॉजिस्ट और अ फिजिशियन और सम एनी लोकल प्रैक्टिशनर दे? सर फर्स्ट ऑफ मैं सबसे पहले एक लोकल प्रैक्टिशनर के पास ही गया था। ही वाज एन MBBS डॉक्टर। सो उन्होंने मल्टीविटामिन एंड ORS वगैरह दिया था। हाँ। तो उस टाइम पे हमारे को आइडिया नहीं था कि ये इतना बड़ा कोई इशू है, क्योंकि उस टाइम पे किसी को भी ऐसा कुछ आउटब्रेक नहीं था और कोई जानता नहीं था इसके बारे में, जिस वजह से कुछ अवेयरनेस नहीं थी उस टाइम पे हमारे को कि ऐसा भी हो सकता है। तो उस वक्त कितने घंटे हुए थे आपको जब पैरालिसिस हुई थी? लोअर लिम्ब में हुई थी उस वक्त, तो उस वक्त फैली तो हुई थी नहीं? नहीं सर, सबसे पहले मेरा काफ मसल टाइट हो गई थी, उसके बाद में नमनेस आ गई थी। तो दिस वाज जस्ट अंडर 4 to 5 hours। 4 to 5 hours। 4 to 5, यस। अच्छा, जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन मैं अपने व्यूअर्स को एक डायग्राम बता दूं। अब नॉर्मली हमारी एंटीबॉडीज़ हमारे ब्लड में जो होती हैं, ये इन्फेक्शन को फाइट करती हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ब्लू कलर की एंटीबॉडीज़ रेड इन्फेक्शन को फाइट करती हैं और इस तरह से इन्फेक्शन हमारी बॉडी से निकल जाता है। तो दिस इज जस्ट इन कार्टून इमेज कि किस तरह से हमारी एंटीबॉडीज़ ये एंटीजन या इन्फेक्शन को फाइट करती हैं। गुइलेन बार सिंड्रोम या जीबी सिंड्रोम में क्या होता है, ये एंटीबॉडीज़ ही ख़राब हो जाती हैं। ये एंटीबॉडीज़
ये जो आप नर्व सेल्स देख रहे हो, नर्व देख रहे हो ऊपर, ये नॉर्मल माइलिन है, नॉर्मल नर्व है। और जो नीचे जो देख रहे हैं आप, ये नर्व डैमेज हो चुकी है। तो में क्या क्या होता है, होता जो है एंटीबॉडीज़ एंटीबॉडीज़? बनती हैं, फॉर सम रीज़न, कोई रीज़न नहीं होता है, कोई कॉज नहीं है जीबी सिंड्रोम का। कुछ लोग कहते हैं इन्फेक्शन की वजह से जीबी सिंड्रोम होता है, कुछ लोग कहते हैं इट्स बेसिकली बिकॉज ऑफ सर्टन जेनेटिक कॉजेज़ की वजह से होता है, या अनकुक्ड फूड की वजह से होता है। देर आर लॉट ऑफ कॉजेज़। कुछ लोगों ने वैक्सीनेशन से भी कुछ प्रपोज करें कि वैक्सीनेशन से भी जीबी सिंड्रोम होता है। जो फ्लू वैक्सीन्स होती हैं, बहुत से पेशेंट्स मेरे पास आए हैं जो कोविड वैक्सीन के बाद जीबी सिंड्रोम हो चुका था उनको। सो अ लॉट ऑफ रीजंस आर देयर। सो व्हाट हैपेंस इज़ दैट इन जीबी सिंड्रोम जो एंटीबॉडीज़ होती हैं, ये जो आप येलो वाला पार्ट देख रहे हैं मेरी स्क्रीन पे, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, ये बाहर का नर्वस सिस्टम होता है, और ये एंटीबॉडीज़ इस नर्वस सिस्टम को अटैक कर लेती हैं। तो ये जब अटैक हो जाता है तो इसका जो शीट होती है, जो नर्व्स होती हैं उनकी शीट में अटैक होता है। तो ये शीट जो होती है, आपको मैं एक बार दिखा दूँ। तो दिस इज़ द शीट विच यू कैन सी इन माई स्क्रीन। ये ऊपर की शीट होती है, ये नर्व एंडिंग है, और नर्व एंडिंग के ऊपर की शीट होती है जिस कॉल्ड माइलिन शीट। तो एंटीबॉडीज़ इस माइलिन शीट को ख़राब कर देती है। नाउ व्हेन दिस माइलिन शीट इज़ डैमेज्ड, व्हाट हैपन्स इज़ दैट द ब्रेन इज़ नॉट एबल टू सेंड सिग्नल्स टू द मसल्स। अब जब ब्रेन अपना सिग्नल नहीं पहुंचा पाएगा मसल्स, नर्व्स के थ्रू सिग्नल्स, तो मसल्स जितनी भी बॉडी की होती हैं, दे ऑल बिकम वीक, एंड इट प्रेजेंट्स एज इफ इट्स अ पैरालिटिक डिसऑर्डर, बिकॉज ब्रेन जो है अपना पूरा कनेक्शन जितनी भी नर्व एंडिंग्स है सब खो देती है, बिकॉज देर इज़ नो माइलिन शीट। जो शीट होता है उसका काम होता है कंडक्शन को ब्रेन से मसल्स तक पहुंचाना। लेकिन जब माइलिन शीट ही नहीं है बॉडी में, तो ऑल द मसल्स बेसिकली दे लूज द कंट्रोल फ्रॉम द ब्रेन एंड द मसल्स डू नॉट फंक्शन एट ऑल। तो हाँ परमेश, बैक टू यू अगेन। तो बेसिकली जब फिर क्या हुआ आगे चलकर? यस सर, सो आगे 4 to 5 आवर्स में जब मेरे लिम्स, लोअर लिम्स के अंदर टाइटनेस और नमनेस आने लगी, उसके बाद में थोड़ा मैंने आराम किया, और फिर विद इन 6 to 7 आवर्स वो इतना ज़्यादा बढ़ गया कि मेरे से ढंग से चला नहीं जा रहा था, और रनिंग वगैरह कुछ नहीं करी जा रही थी। देन वी डिसाइडेड कि हम किसी सीनियर डॉक्टर को दिखाते हैं जो स्पेशलिस्ट है, एंड ही सजेस्टेड कि आप रात भर के लिए आप अगर आप रुक सकते हैं तो रुकिए, अदरवाइज आप इमीडिएटली हॉस्पिटल जाइए। आप थोड़ी देर के लिए ओआरएस एंड मल्टीविटामिन दे सकते हैं, बट अगर ये रुक नहीं रहा है तो आप इमीडिएटली हॉस्पिटल में इमरजेंसी रूम में जाइए। ओके। देन विद इन 12 to 16 आवर्स आई थिंक मेरा स्पाइन मसल एंड मेरा ऊपर के हैंड के मसल, फिंगर के मसल सारे वीक हो गए थे, एंड वी रश टू हॉस्पिटल इमरजेंसी रूम, एंड within hospital emergency room, because of the paperwork and everything else, it took 3 to 4 hours in the emergency room itself. So emergency room के अंदर ही मेरा finger movements भी 3 to 4 hours में वो भी बंद हो गए, and रात को मैं वहाँ पे पहुँचा हूँ। देन उन्होंने रात भर मेरे को नॉर्मल ऑब्जर्वेशन में रखा, एंड देन दे पुट मी ऑन वेंटिलेटर। नेक्स्ट मॉर्निंग जब मैं उठा हूँ तो मैं वेंटिलेटर पे था, एंड मेरा नेक मसल एंड कुछ भी मतलब मूव नहीं कर रहा था, मैं मूव नहीं कर पा रहा था, जस्ट मैं वेंटिलेटर पे था, मेरे को इतना पता था। एंड आफ्टर डैट दे वर डॉक्टर टीम, उन्होंने हमको बताया कि जीबी सिंड्रोम है। उन्होंने फिर आई थिंक प्लाज्मा थेरेपी, प्लाज्मा फेरेसिस स्टार्ट किया, एंड उसके बाद में भी 3 मंथ लग गए वापस से चीज़ें रिकवर होने में, कि मैं उठ के बैठ पाया, एंड वेंटिलेटर हटा। वेंटिलेटर भी हटने में अराउंड 2 to 3 months लग गए, एंड उसके बाद में जब मैं उठ के बैठा एंड वेंटिलेटर हटा, तो उन्होंने हमको डिस्चार्ज कर दिया कि दिस विल टेक अराउंड 2 to 3 years वापस से रिकवर होने में। रिकवरी जब स्टार्ट हुई तो अराउंड 1 to 1.5 year लग गए मेरे को वापस से चलने में। उसके बीच में मैं आई थिंक 7th क्लास में था, तो मेरा स्कूल भी मिस हो गया, एंड मैं एक क्लास पहले भी आ गया, तो सोशल लाइफ भी थोड़ी इफेक्ट होती है इसकी वजह से। एंड उसके बाद अराउंड 2 to 3 years मेरा इनफ मूवमेंट, इनफ रिकवरी हो गई थी कि मैं अपने से चल पाऊँ और अपने से अपने सारे काम कर पाऊँ, बट जस्ट फुट ड्रॉप जो था वो रिकवर नहीं हो पाया उस टाइम पे। तो बेसिकली जीबी सिंड्रोम में जो माइलिन शीट डैमेज हो जाती है, जैसे मैंने आपको दिखाया, जो नर्व एंडिंग्स में डैमेज हो जाता है, इट रिकवर्स विद टाइम। वो टाइम कोई नहीं कह सकता कि कितना टाइम लगेगा। इट मे टेक अ ईयर, इट मे टेक 2 or 3 years, इट मे इवन टेक फ्यू मंथ्स।
इस दरमियान ट्रीटमेंट क्या होता है जीबी सिंड्रोम में? बेसिकली जो ब्लड में एंटीबॉडीज़ बनती हैं वो ख़राब एंटीबॉडीज़ होती हैं। तो ब्लड में एक मैं आपको डायग्राम के थ्रू एक चीज़ दिखा दूँ, पामे जैसे सेकेंड। सो बेसिकली व्हाट हैपन्स इन जीबी सिंड्रोम इज़ दैट ये हमारा ब्लड है। सो दिस इज़ ब्लड इज़ बेसिकली 45% एर्थ्रोसाइट्स जो ब्लड रेड ब्लड सेल्स होते हैं, 55% प्लाज्मा होता है। तो ये जो प्लाज्मा होता है, इस प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडीज़ होती हैं और ये एंटीबॉडीज़ जीबी सिंड्रोम वाले पेशेंट्स में ख़राब एंटीबॉडीज़ होती हैं और वो एंटीबॉडीज़ हमारे नर्व्स को अटैक कर रही होती हैं। तो जीबी सिंड्रोम में हम लोग का ट्रीटमेंट एक तरह से होता है, प्लाज्मा फेरेसिस कहते हैं उसको, जिसमें ये प्लाज्मा को हम लोग रिप्लेस कर लेते हैं विद अ गुड प्लाज्मा जिसमें एंटीबॉडीज़ अच्छी होती हैं। सो दिस प्लाज्मा इन जीबी सिंड्रोम पेशेंट इज़ फिल्ड विद एंटीबॉडीज़ विच आर हार्मफुल फॉर द पेशेंट। तो प्लाज्मा फेरेसिस एक ट्रीटमेंट मोडालिटी है जिसमें हम लोग ये प्लाज्मा को रिप्लेस कर लेते हैं। तो अब में और दूसरे ट्रीटमेंट ये भी होता है कि हम लोग इम्यूनोग्लोबिन्स भी देते हैं विच आर बेसिकली एंटीबॉडीज इटसेल्फ। इम्यूनोग्लोबिन्स हेल्प करते हैं इन्फेक्शन को ट्रीट करने में। सो प्लाज्मा फेरेसिस कितना हुआ था आपका, कितनी बार हुआ था पामेश? सर आई थिंक मेरे को अभी एग्जैक्टली याद नहीं है, बट अराउंड 2 वीक्स के अराउंड वो हुआ 2 था। वीक्स के अराउंड हुआ था। आई थिंक सेशन उसके होते थे कुछ कुछ दिन छोड़ के, 2 या 3 दिन छोड़ के आई थिंक उसके सेशन होते थे, समझ गया। एंड वो काफ़ी दिन तक वो चला था। काफ़ी दिन तक चला था। सो टू ऑल द पेशेंट्स हु बेसिकली हैव जीबी सिंड्रोम या जिनको हो चुका है जीबी सिंड्रोम, ये देखिए परेशान होने की इसमें ज़रूरत नहीं होती है। इट्स डेफिनेटली अ वेरी डिफ़िकल्ट डिजीज़ टू बेयर। पामेश वेन थ्रू दिस, 3 साल लगे उनको रिकवर होने में। Yes, the first 3 and 4 months was very crucial for him when a patient is on ventilator। जब आप वेंटिलेटर में होते हैं एक बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन होता है पेशेंट के लिए और पेशेंट के फैमिली मेम्बर्स के लिए, लेकिन इट इज़ रिकवरेबल। ये रिकवरेबल है क्योंकि अगर आप सही टाइम पे डॉक्टर के पास जाएंगे। इट इज़ एन असेंडिंग पैरालिसिस, पैरालिसिस नीचे से शुरू होती है और पूरी बॉडी ऊपर तक फैल जाती है। कभी कभी कुछ पेशेंट्स में रेस्पिरेटरी मसल्स जो होती हैं वो भी इफ़ेक्ट हो जाती हैं और जब ये मसल्स इफ़ेक्ट हो जाती हैं जैसे पामेश में हुई थी, वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है। 3 मंथ्स पामेश यूवर ऑन वेंटिलेटर और मेरे ख्याल से जब आपकी मसल्स रिकवर होना शुरू हुई थी तो वेंटिलेटर से आपको हटा दिया गया था 3 महीने बाद। और जब अब डिस्चार्ज राइट। डिस्चार्ज हुए थे तो पैरालिसिस लोअर लिम्स एंड अपर लिम्स में मौजूद थी उस वक्त, है। यस सर, जस्ट वेंटिलेटर हटा था एंड पैरालिसिस टोटली पैरालाइज थे उस टाइम। एंड इट गॉट रिकवर्ड इन अ स्पैन ऑफ 2 or 3 years। यस यस, आप इस वक्त जो 2-3 साल के वक्त में फिजियोथेरेपी वगैरह सब कर रहे थे, रिहैबिलिटेशन में क्या हो रहा था आपके साथ? मतलब कुछ फिजियोथेरेपी सेशंस? सर जस्ट उन्होंने हाई प्रोटीन डाइट एंड फिजियोथेरेपी ही सजेस्ट किया था, फिजियोथेरेपी उसके सजेस्ट अलावा कोई होम ट्रीटमेंट ऐसा कुछ सजेस्ट नहीं किया था, जस्ट फिजियोथेरेपी एंड हाई प्रोटीन डाइट। एग्जैक्टली। तो प्रॉब्लम ये होती है कि जब पैरालिसिस हो जाती है द बॉडी इज़ नॉट एबल टू मूव एट ऑल। तो इसमें फिजियोथेरेपी की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि क्लॉट्स नहीं जमना चाहती। वी हैव टू मोबिलाइज ऑल द जॉइंट्स अगेन एंड अगेन। बेड सोर्स नहीं होने चाहिए पेशेंट्स में कि करवट हम लोग को बदलना चाहिए। एवरी हाफ एन आवर वी हैव टू चेंज द पोजीशन ऑफ द पेशेंट हु इज़ एक्चुअली हैविंग दिस पैरालिसिस। एंड इट इज़ नॉट ओनली द वर्क ऑफ द पेशेंट एंड द फैमिली मेम्बर्स बट एक पूरी कम्युनिटी का एक वर्क होता है कि यू हैव टू गिव मॉरल सपोर्ट टू द पेशेंट हु इज़ एक्चुअली हैविंग दिस प्रॉब्लम, बिकॉज इट इज़ नॉट ओनली फिजिकली डिसेबलिंग बट इज़ ऑल्सो इमोशनली डिसेबलिंग। ये एक जीबी सिंड्रोम एक ऐसी बीमारी है कि अगर एक मॉरल सपोर्ट मिल जाए तो पेशेंट्स बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। इट इज़ नॉट ओनली कि फिज़िकली आप सपोर्ट करते रहेंगे और वो ठीक हो जाएगा, इमोशनली सपोर्ट भी करना ज़रूरी होता है। आप लोग जितने भी पेशेंट्स हैं जीबी सिंड्रोम के, जिनको हो चुका है या जिनको हुआ है हाल फिलहाल में, बिकॉज पुणे में जो आउटब्रेक हुआ है काफ़ी पेशेंट्स, आई एम सॉरी टू हियर दैट कुछ पेशेंट्स इसमें दे ऑल्सो पास्ड अवे, बट लेकिन जिनको ये सफ़र कर रहे हैं जीबी सिंड्रोम से, नो नीड टू वरी, यू जस्ट हैव टू शो सम स्ट्रेंथ इन योर सेल्फ। थोड़ी हिम्मत दिखाएं, ये एक रिकवर हो जाता है। आई नो इट इज़ अ डिफ़िकल्ट फेज़ ऑफ योर्स कि ये कुछ महीने में पैरालिसिस हो जाती है, लेकिन ये जो नर्व शीट होती है, जो शीट डैमेज होती है वो अपने आप सही होती है। ये कुछ एंटीबॉडीज़ अपनी डाइट, हाई प्रोटीन डाइट और अच्छी हाइजीनिक कंडीशंस में आप लोग रहिए, इट रिकवर्स विद टाइम, डू नॉट वरी एट ऑल अबाउट इट।
पामेश का आखिर में सब पैरालिसिस रिकवर हो गई थी। पामेश, मेरे ख्याल से आपको सिर्फ फुट ड्रॉप रह गया था, फुट पैरालिसिस हो गई थी। तो फुट ड्रॉप इज़ बेसिकली जस्ट फॉर द Yes. इंट्रोडक्शन, बिकॉज आई एम मेनली सर्जिकली करेक्टिंग पेशेंट्स हु आर हैविंग पैरालिटिक फुट डिफॉर्मिटीज़। तो पामेश को फुट पैरालिसिस हुई थी जिसमें पैर की मसल सब वीक हो गई थी एंड ही वॉज एबल टू एलिवेट द फुट। मैंने इनका लेफ़्ट पैर ऑपरेट करा था जिसमें आप लोगों को वीडियोस दिखाने वाला हूँ अभी, और इनका फंक्शन बिल्कुल ठीक हो गया था एंड इज़ ओनली लेफ्ट विद द राइट फुट, और राइट फुट भी होपफुली ठीक हो जाएगा। पामेश, सर्जरी के बाद यू आर प्रीटी सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट्स ऑफ द फुट पैरालिसिस जो आपको हुई थी? यस सर, सो जीबीएस के बाद में सिर्फ मेरा फुट पैरालिसिस ही रह गया था। उसके अलावा कुछ भी ऐसा बॉडी पार्ट नहीं है जो अभी फंक्शन नहीं करते हैं। तो फुट पैरालिसिस जो आपने ऑपरेशन किया था उसके बाद में मेरा अराउंड 90 to 95% आई कैन से कि अभी करेक्ट मूवमेंट उसमें आ गई है। उस मूवमेंट में मेरी अच्छी कमांड भी आ गई है एंड राइट लेग का भी बाकी है जिसकी वजह से अभी मेरे को थोड़े चलने में प्रॉब्लम होती है एंड अदर देन डैट कोई इशू नहीं है। तो ये पामेश हैं जो हमने इनका लेफ़्ट फुट ऑपरेट करा था, और आप लोग एग्जैक्टली देख रहे हैं कि लेफ़्ट फुट और राइट फुट में कितना डिफरेंस है। अभी राइट फुट में फुट ड्रॉप है लेकिन लेफ़्ट फुट ये बिल्कुल नॉर्मली चल पा रहे हैं अपना पैर ऊपर उठा के। इफ़ यू सी केयरफुली, लेफ़्ट फुट हमने ऑपरेट करा हुआ है और इसमें मूवमेंट्स पूरी तरीके से आ चुके हैं, और राइट फुट अभी बाकी है जिसमें फुट ड्रॉप है, ये ऊपर उठा नहीं पा रहे हैं। और ये कुछ मूवमेंट्स हैं शूज़ के साथ पामेश के, एंड ऑल द मूवमेंट्स जो पहले एक नॉर्मल आदमी कर सकता है वो सब मूवमेंट्स पामेश में मौजूद हैं। दिस इज़ विद द फुट विच हैज़ बीन ऑपरेटेड लेफ़्ट साइड, और ये राइट साइड है जिसका ऑपरेशन अभी बाकी है। एंड दिस इज़ पामेश, ही इज़ वॉकिंग विद द शूज़। लेफ़्ट फुट में ऑपरेशन हो चुका है और राइट फुट अभी ऑपरेशन होना बाकी है। सो यू कैन सी द डॉर्सी फ्लेक्शन बिल्कुल नॉर्मल है लेफ़्ट फुट में, बिल्कुल पैर ऊपर उठा पा रहे हैं, पंजे ऊपर ले जा पा रहे हैं, लेकिन राइट फुट में अभी इतना पावर नहीं है, और जब ऑपरेशन होगा उसका भी बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। So the right leg we can operate any time whenever you want, ठीक है। And it is good to hear that you are walking very normally. I saw your videos, आपके videos देखे मैंने, and it is almost like a normal person is walking. Right foot जब आपका हो जाएगा वो भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। No need to worry about that, Pamesh. Pamesh, एक मैसेज जितने भी पेशेंट्स के लिए, वॉट एवर यू फील विल हेल्प दोज पेशेंट्स, एक मैसेज ऐसा बताओ कि क्या आप बोलना चाह रहे हो उनको। यस सर, सो जिनको जीबी सिंड्रोम अभी हो चुका है, लाइक डॉक्टर सेठ की पुणे में आउटब्रेक है एंड बाकी कंट्रीज़ में भी मैंने काफ़ी ग्रुप ज्वाइन करे हैं जिसके अंदर बाकी कंट्रीज़ में भी काफ़ी लोगों को रेगुलर बेसिस पे जीबी सिंड्रोम होता है एंड मेन मैसेज मैं लोगों को ये देना चाहूँगा कि आपको सबसे पहले इस चीज़ के लिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। अगर आपको नमनेस हो रही है अपने लोअर लिम्स के अंदर एंड थोड़ा टाइटनेस लग रही है आपके काफ मसल में या फिर आपको लग रहा है कि ये सिम्टम्स जीबीएस के हैं, तो आप प्लीज़ डॉक्टर के पास जाइए। आप खुद से मत सोचिए कि ये नहीं हो सकता है हमको, आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए एंड डॉक्टर अगर कहते हैं कि हाँ अगर हमको फर्दर टेस्ट करने हैं तो प्लीज़ डॉक्टर को इमिडिएटली आप फॉलोअप कीजिए। एंड उसके अलावा ये इसके सिम्टम्स काफ़ी हद तक ट्रीटेबल हैं एंड इसके लिए मोरल सपोर्ट जैसे डॉक्टर ने कहा कि फैमिली रिलेटिव से भी काफ़ी मिलना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी बीमारी है जिसमें पेशेंट खुद से कुछ नहीं कर पाता है, पैरालाइज स्टेट में चला जाता है। तो बाकी लोगों का सपोर्ट इस बीमारी में बहुत ज़रूरी है। जैसे मेरी फैमिली में मेरा काफ़ी सपोर्ट किया, वैसे ही अगर कोई और फैमिली वीडियो देख रही है तो अगर आप जीबी सिंड्रोम जिसको हुआ है उस पेशेंट को आप सपोर्टिव रखेंगे, उसको काफ़ी अच्छा सपोर्ट देंगे तो ये बीमारी एंड ट्रीटमेंट के साथ तो ठीक हो ही जाती है, पर जो सोशल लाइफ उनकी इफ़ेक्ट होती है, जो मेंटल इफ़ेक्ट होता है वो थोड़ा कम हो जाता है सपोर्ट से, फैमिली मेम्बर एंड रिलेटिव से। Yeah, very right, Pamesh. I can imagine what you have been through, and I'm really happy to see you, like walking normally and sitting in front of me. Uh,
वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट किसी भी जीबी सिंड्रोम पेशेंट्स अगर कोई स्पेशलिटी किस में आती है, एक न्यूरोलॉजिस्ट के अंडर में आती है ये स्पेशलिटी। अगर किसी पेशेंट को ऐसी कुछ सिम्टम्स हैं जिसमें पैरालिसिस हो रही है और नीचे से ऊपर जा रही है, तो इमीडिएटली कंसल्ट, अगर कोई नहीं है तो फिजिशियन को कंसल्ट करिए या न्यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करिए, हु कैन एक्चुअली गिव द ट्रीटमेंट ऑफ प्लाज्माफेरेसिस और या क्या कहते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स देते हैं। इसका डायग्नोस्टिक टेस्ट कुछ ख़ास नहीं होता है। सम पीपल बेसिकली लंबर पंक्चर से हम लोग फ्लूइड निकालते हैं लंबर स्पाइन से, और उस फ्लूइड के अंदर हम लोग प्रोटीन्स देखते हैं, लेकिन बहुत से पेशेंट्स में वो पॉजिटिव आता है, लेकिन कुछ पेशेंट्स में नेगेटिव भी आ जाता है। तो देयर इज़ नो स्पेसिफिक टेस्ट फॉर इट, बट द मेन डायग्नोस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू जो डायग्नोसिस बनती है वो क्लिनिकल डायग्नोसिस ज़्यादा होती है इसमें। थैंक यू सो मच पामेश फॉर गिविंग योर टाइम, फॉर प्रेशियस टाइम, और उम्मीद है कि ये जो वीडियोस हम लोग पोस्ट कर रहे हैं ये काफ़ी पेशेंट्स को हेल्पफुल होंगे। थैंक यू पामेश। ओके, थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू, बाय बाय बाय।